नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सियासी पंचायत। मेरा नाम है वैभव त्रिपाठी। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी राजनीतिक खबरों के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस, उसके बाद जानेंगे खबरों को विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा का सबसे बड़ा ऐलान, 10 अगस्त को देश भर में 1000 स्थानों पर रेल रोको आंदोलन। संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को घेरा। यूपी में कानून व्यवस्था पर सपा का हमला तेज, यूपी का अपराधनामा जारी कर योगी सरकार पर उठाए सवाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र गौतम का दौरा, रामपुर समेत कई जिलों में हुआ स्वागत। भाजपा ने E20 एथेनॉल को बनाया बड़ा मुद्दा, किसानों और ऊर्जा आत्मनिर्भरता से जोड़कर चला रही जागरूकता अभियान। दतिया उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद का शक्ति प्रदर्शन, रोड शो में उमड़ी भीड़। और आखिर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ घंटों की बारिश ने नगर निगम और विकास प्राधिकरणों की तैयारियों की खोल दी है पोल। खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, संसद भवन परिसर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी सांसदों ने पेपर लीक के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। सपा का आरोप है कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है। पार्टी ने सरकार से परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दूसरी खबर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला और तेज कर दिया है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर यूपी का अपराधनामा जारी करते हुए हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर सरकार को घेरा है। राजनीतिक रूप से यह इसलिए भी अहम है क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनाती रही है। ऐसे में सपा अब इसी मुद्दे को विपक्ष के सबसे बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम कर रही है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र गौतम लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। रामपुर पहुंचने से पहले हापुड़, अमरोहा और मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजेंद्र गौतम लगातार संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय रहने की कोशिश कर रहे हैं। लंबे समय बाद कांग्रेस में कोई दलित नेता सत्ता पक्ष के खिलाफ इतने आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि उनकी सक्रियता कांग्रेस को कितना राजनीतिक लाभ दिला पाती है। चौथी खबर, भाजपा ने E20 एथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर देश भर में जन जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। पार्टी का दावा है कि E20 ईंधन से भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा के अनुसार इससे विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है, गन्ना किसानों की आय बढ़ रही है और एथेनॉल उद्योग को नई गति मिल रही है। साथ ही पार्टी सोशल मीडिया के जरिए E20 से वाहनों को नुकसान होने जैसी आशंकाओं को भी भ्रम बताते हुए लोगों तक तथ्य पहुंचाने की कोशिश कर रही है। खबर नंबर 5, हम जानेंगे नई दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा के अखिल भारतीय सम्मेलन में बड़ा फैसला लिया गया है। मोर्चा ने केंद्र सरकार पर किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। सम्मेलन में घोषणा की गई है 10 अगस्त को देश भर में 1000 स्थानों पर रेल रोको अभियान आयोजित किया जाएगा। 17 अगस्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे, जबकि नवंबर से गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। सम्मेलन में कानूनी MSP, कर्ज माफी और भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते का विरोध भी प्रमुख मुद्दा रहा। अब बात मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव की। दतिया में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्रत्याशी दामोदर यादव के समर्थन में रोड शो और जनसभा की। बड़ी संख्या में जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दतिया में बदलाव की आंधी चल रही है। दतिया सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि 2023 में कांग्रेस के टिकट पर जीते विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता 2015 के एक बैंक धोखाधड़ी मामले में अदालत द्वारा 3 वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद समाप्त हो गई। 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इस मुकाबले पर पूरे मध्य प्रदेश की नजर बनी हुई है। और सातवीं और सबसे बड़ी खबर अब आपको लेकर चलते हैं
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां महज 2-3 घंटों की बारिश ने नगर निगम और विकास प्राधिकरणों के दावों की पोल खोल कर रख दी है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और आसपास के कई शहरों में बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गईं। जगह जगह जलभराव, जाम और बदहाल ड्रेनेज व्यवस्था ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी। सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर की। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये किसी नदी या तालाब की नहीं बल्कि कांवड़ मार्ग की है। हर साल लाखों शिव भक्त इसी रास्ते से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कुछ घंटों की बारिश ने पूरे मार्ग को पानी में डुबो दिया। सबसे गंभीर बात यह रही कि कई स्थान पर गंदे नालों का पानी भी कांवड़ मार्ग पर बहता दिखाई दिया। सवाल यह है कि जिस मार्ग को कांवड़ यात्रा से पहले विशेष रूप से तैयार करने के दावे किए जाते हैं, उसकी यह हालत आखिर क्यों हुई? हर साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा करते हैं। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर यात्रा को सुरक्षित और भव्य बनाने का दावा करती है, लेकिन पहली ही तेज बारिश के बाद अगर कांवड़ मार्ग जलमग्न हो जाए तो व्यवस्थाओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उधर मेरठ की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं रही। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर जलभराव के कारण वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। कई इलाकों में पानी लोगों के घरों और दुकानों तक पहुंच गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विशेषज्ञ लंबे समय से कहते रहे हैं कि अनियोजित शहरी विस्तार, नालों पर अतिक्रमण, समय पर सफाई न होना और दशकों पुराना ड्रेनेज सिस्टम इस समस्या की मुख्य वजह है। हर साल बारिश से पहले नालों की सफाई और जल निकासी की तैयारियों के दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही तेज बारिश उन दावों की हकीकत सामने ला देती है। अब सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद हर मानसून में शहर पानी में क्यों डूब जाते हैं? क्या ड्रेनेज सिस्टम को आधुनिक बनाने की योजनाएं जमीनी स्तर पर रही ही नहीं या फिर केवल फाइलों तक सीमित हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अब स्थायी समाधान चाहते हैं ताकि हर बरसात के बाद उन्हें इसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आज के बुलेटिन में सबसे बड़ा मुद्दा आपको कौन सा लगा? क्या पेपर लीक, यूपी की कानून व्यवस्था, किसानों का रेल रोको आंदोलन, दतिया उपचुनाव या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद सामने आई प्रशासनिक बदहाली? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सियासी पंचायत को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।